नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। आज मेरे साथ मौजूद हैं तरुण शर्मा, जिनका एसएससी स्टेनोग्राफर 2015 में सीबीआईसी के अंदर जीएसटी विभाग में चयन हुआ था। स्वागत है तरुण जी आपका बहुत बहुत। दिव्यांश जी नमस्कार। तरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि आपका जो जॉब प्रोफाइल है, जो सीबीआईसी है, वो उसका वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, उसमें कौन कौन सी पोस्ट और होती है और कौन कौन से डिपार्टमेंट उसके अंदर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं 2015 एसएससी स्टेनोग्राफर बैच से सिलेक्ट हुआ था और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में मुझे जो है सीबीआईसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है जीएसटी भोपाल जोन के अंतर्गत मेरी पोस्टिंग है। अभी मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ सीबीआईसी डिपार्टमेंट के बारे में कि सीबीआईसी का वर्क क्या है, वर्क एनवायरनमेंट क्या है, क्या उनकी जो है हायरार्की है और उसके पश्चात जो है किस किस एंट्री लेवल पर जो है डिपार्टमेंट में एंट्रीज़ होती हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि सीबीआईसी जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है। इसकी हायरार्की जो है इसमें हेड हवलदार से शुरू होकर के बोर्ड चेयरमैन तक जाती है। हम चूँकि जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, एक जो टैक्स होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जिसे हम डायरेक्ट देते हैं वो इनकम टैक्स है। उसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का दूसरा भाग सीबीआईसी है, जो कर हम इनडायरेक्ट देते हैं उसका आकलन जो है सीबीआईसी के थ्रू होता है। अब आप सबसे पहले ये समझिए कि इसमें जो एंट्री लेवल होते हैं वो कहाँ से लेकर के कहाँ तक होते हैं। मिनिस्ट्रियल स्टाफ में जो एंट्री होती है वो टैक्स असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के पद से होती है और एलडीसी से भी आते हैं। इसके बाद जो एग्जीक्यूटिव फॉर्म्स में इंस्पेक्टर्स लेवल से एंट्री होती है, इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्टर जीएसटी, इंस्पेक्टर ये कस्टम्स और एग्जामिनर। जैसे इनकी जो आपने बताया इंस्पेक्टर कस्टम्स, ये डायरेक्ट सीजीएल से पोस्टेड होकर आते हैं जी। अच्छा। और मैं आपसे थोड़ी टेक्निकल भाषा आप ज़्यादा हो गई, मैं बिल्कुल आप सरल भाषा में बिल्कुल बताइए कि मतलब कि इसमें कैसे प्रमोशन है। जैसे कि कॉमन क्वेश्चन सभी का रहता है, इसमें क्वार्टर्स मिलते हैं, ठीक है, इसमें क्या सैलरी बनती है और कहाँ कहाँ पर जाने के चांसेस होते हैं और ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है। जी दोस्तों, मैं आपको फोकस करके यदि बताऊं तो सीबीआईसी में सबसे पहले तो ये आप ये समझ लीजिए कि जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी, यदि वहाँ पर गवर्नमेंट एकोमोडेशन होगा, बिल्डिंग्स होगी, तो आपको गवर्नमेंट क्वार्टर जरूर अलॉट किया जाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आपको गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं मिलेगा, आपको गवर्नमेंट क्वार्टर जरूर मिलेगा। अब बात आती है आपकी सैलरी की। आप जिस भी ग्रेड पेपर जो है इसमें रिक्रूट होंगे, चाहे वो 2400 या 4200 या 4600, आपको उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। 2400 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग लगभग 34,000। एक्स सिटीज़ में एक्स सिटीज़ में ये लगभग जो है 38 के अराउंड में जा सकती है ना। और एक्स के बाद बाय में 34 के आसपास और जेड में शायद 32 के आसपास। और यदि आप 4200 में जाते हैं तो एक्स सिटी में लगभग 50 के आसपास और वाई में जो है 45 के आसपास ये जाएगी। इसके अलावा जो इंस्पेक्टर्स में आते हैं वो 46 100 ग्रेड पे में आते हैं, तो उनकी सैलरी लगभग जो है 57 के अराउंड जाती ही जाती है। इसके अलावा अब आप समझिए कि फॉर्मेशन इसमें जो सीबीआईसी डिपार्टमेंट है ये कई जो है आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से सरल भाषा में कहा है तो कई ब्रांचेज में ये डिवाइड है। जैसे सबसे पहले एक समझते हैं हम एग्जीक्यूशन और नॉन एग्जीक्यूशन। हमारे यहाँ क्या होता है सीबीआईसी डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर और उसके एबव रैंक में जितने भी ऑफिसर्स आते हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूशन में आते हैं। जैसे कि टैक्स कैलकुलेशन करना, रेड, सर्च, सर्वे, ये सारे काम जो है उनसे लिए जाते हैं। और नॉन एग्जीक्यूशन में आते हैं आपके टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर्स, एलडीसी, ये सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूशन में हैं। इनका ज़्यादातर काम जो है मिनिस्ट्रियल स्टाफ की तरह होता है। इनको सीबीआईसी डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूशन में इनका उपयोग जो है काफ़ी कम स्तर पर किया जाता है। आप इतना समझ लीजिए इस चीज़ को। अब बात आती है आपकी कि ये कई ब्रांचेज में बटा हुआ है, तो आप ब्रांचेज अगर आप ऐसे समझेंगे जैसे कि जीएसटी एक ब्रांच, कस्टम एक ब्रांच, इसके अलावा होगा आपका डीजीपीएम। अब अगर यदि आप डीजीपीएम की बात करेंगे तो डीजीपीएम कहा जाएगा तो एक डीजीपीएम क्या है, एक पेड़ की तरह है जिसका जो है रिक्रूटमेंट बोर्ड जो पावर्स दी गई हैं, पोस्टिंग पावर्स, वो डीजीपीएम के हाथ में है। इसके बाद इसमें होता क्या है कि डीजीपीएम के अंतर्गत कई और ब्रांच आती हैं, जैसे डीजी सिस्टम्स, डीजी ऑडिट, डीजी विजिलेंस, डीजी एआरएम, डीजी जीएसटीआई और इसके अलावा डीआरआई।
इन सभी में जब आप डीजीपीएम जब आपको अलॉट किया जाएगा तो आपकी पोस्टिंग डीजीपीएम में हो, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि डीजीपीएम से हट करके जितनी भी ब्रांच का रिक्रूटमेंट बोर्ड वो स्वयं है, उनमें से किसी भी एक ब्रांच में आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। अब आती है बात ट्रांसफ़र पॉलिसी की। डीजीपीएम की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है दोस्तों, आप इतना समझ लीजिए कि वो ऑल इंडिया पॉलिसी है। यदि आप डीजीपीएम में आपको कोई भी ब्रांच अलॉट की जाती है, चाहे वो डीजी सिस्टम्स हो, डीजी ऑडिट हो, इनके सारे के सारे ऑफिस ऑल इंडिया रहते हैं। हाँ, ये ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर ऑफिस इसके दिल्ली और डीजी सिस्टम्स का ऑफिस बेंगलुरु में है। इसके अलावा जितने भी इनके जो है स्टेट ऑफिसेज़ हैं, उनमें वैकेंसी पोजीशन पर ये डिपेंड करता है कि आपकी वैकेंसी वहाँ सेंक्शन है या नहीं है। यदि आपकी वैकेंसी वहाँ सेंक्शन होगी तो आपको वहाँ पोस्टिंग मिल जाएगी। और ट्रांसफ़र पॉलिसी डीजीपीएम में 2 साल का आपका रूल है। यदि आपके 2 साल हो जाते हैं तो देन आपका जैसे ही प्रोविशन कंप्लीट होगा आप अपनी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और जहां आप जाना चाहते हैं अगर आपकी वैकेंसी वहां पर अवेलेबल है, वैकेंसी वैकेंट है, देन आपका ट्रांसफ़र बड़ी ईजीली हो जाएगा। अब बात आती है जीएसटी और कस्टम्स की। तो दोस्तों जीएसटी और कस्टम्स में केवल एक ही पोस्ट ऐसी है जिसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी अभी सीबीआईसी ने अवेलेबल कर रखी है। वो पोस्ट केवल और केवल टैक्स असिस्टेंट है। इसके अलावा इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, आपका स्टेनोग्राफर, इनमें ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। आप इतना समझ लीजिए कि ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई जैसे बेसिस होता है, स्पाउस ग्राउंड पर होता है या एक्सट्रीम कंपैशनेट फॉर्म में होता है, तो इसमें भी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है इसके अंदर। आपके पास कोई भी ग्राउंड है, आपका ट्रांसफ़र सीबीआईसी में नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने और बोर्ड ने इसमें कोई भी ट्रांसफ़र पॉलिसी अवेलेबल नहीं कराई है। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे कि अभी इस बार ही शायद 4200 ग्रेड पे की स्टेनोग्राफर में जगह निकाली, इसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। तो जैसे कि अगर किसी को 2400 ग्रेड पेपर है, ठीक है, तो उसका क्या प्रमोशन रहेगा? और जैसे कि जो 4200 ग्रेड पे से डायरेक्ट भर्ती होती है जिसकी, उनका प्रमोशन क्या रहेगा? देखिए दिव्यांशी, मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो प्रमोशन पॉलिसी है वो कहा जाए एक तरह से इनकम टैक्स के कंपैरिजन जितनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। इसमें एंट्री लेवल जो 2400 ग्रेड पे में जो स्टेनोग्राफर इसमें रिक्रूट होते हैं, उनका प्रमोशन चैनल जो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में है, और ग्रेड 1 से जो है इंस्पेक्टर, और यदि आप चूज़ करना चाहें तो पीएस में आप जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी में। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 2400 ग्रेड पे पर रिक्रूट होता है सीबीआईसी में, और 10 साल में उसका जो प्रमोशन एलिजिबिलिटी है क्राइटेरिया वो आपका मिनिमम 10 ईयर्स है। मतलब 2400 ग्रेड पे पर आपको 10 ईयर सर्विस करनी पड़ेगी रेगुलर, देन आप उसके बाद डीपीसी के लिए एलिजिबल होंगे, तब आप जो है स्टेनो ग्रेड 2 से ग्रेड 1 बनेंगे। 2400 से फिर आप 4200 में प्रमोट होंगे, और जब आप 4200 ग्रेड पे में जब 5 साल आप रेगुलर सर्विस कर लेंगे, तब उसके बाद जो है दिव्यांशी उनका प्रमोशन आगे के लिए जो है 4600 ग्रेड पे में होगा। फिर ये आपकी इच्छा है कि आप इंस्पेक्टर लाइन चूज़ करते हैं या प्राइवेट सेक्रेटरी वाली लाइन चूज़ करते हैं। तो इसमें क्या मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम देना पड़ता है? जैसे कि अगर मैंने सुना है कि अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है तो आपको मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अदरवाइज पीएस नॉर्मल प्रमोशन के थ्रू बनते हैं। देखिए दिव्यांशी, इसमें कोई भी कंफर्मेशन एग्ज़ाम नहीं होता है, और ना ही मिनिस्ट्रियल के लिए कोई एग्ज़ाम इसमें होता है। और अभी जो रिक्रूटमेंट रूल्स प्रभावी हैं उनके हिसाब से इंस्पेक्टर के लिए भी जो रिक्रूटमेंट रूल आए थे वो एलिजिबल नहीं है प्रमोशन एग्ज़ाम देने के लिए इंस्पेक्टर का, लेकिन अभी डिपार्टमेंट प्रमोशन एग्ज़ाम करा रहा है। मतलब आपको इंस्पेक्टर बनने के लिए जो है आपको एग्ज़ाम देने होंगे, पीएस बनने के लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होगा। अब बात करते हैं हम एंट्री लेवल 4200 ग्रेड पे की। 4200 ग्रेड पे में जो भी रिक्रूटमेंट होगा उनके लिए वही चैनल है जो स्टेनो ग्रेड 2 वालों के लिए। जब ग्रेड 2 वाले ग्रेड 1 में आएंगे और ग्रेड 1 में 5 साल रेगुलर सर्विस करेंगे, तब वो इंस्पेक्टर या पीएस बनेंगे। सेम यही प्रोसेस जो है 4200 ग्रेड पे में आए हुए स्टेनोग्राफर्स के लिए भी है। स्टेनोग्राफर्स जो 4200 ग्रेड पे में रिक्रूट होंगे वो 5 साल रेगुलर सर्विस जैसे ही उनकी कंप्लीट होगी तुरंत उनकी डीपीसी की जाएगी नेक्स्ट प्रमोशन के लिए। फिर वो लाइन चूज़ करें या तो प्राइवेट सेक्रेटरी या इंस्पेक्टर्स की, लेकिन हो सकता है डिपार्टमेंट उनका जो है एग्जाम 4200 ग्रेड पे के बाद 4600 में इंस्पेक्टर यदि आप बनना चाहते हैं तो आपको एग्जाम कंडक्ट डिपार्टमेंट कराएगा, जो आपको पास करना पड़ेगा, जो कि विद बुक होता है, विदाउट बुक नहीं होता है वो एग्जाम में। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे जीएसटी में, आप जीएसटी में वर्किंग है, तो जीएसटी का जो काम है, इसके अलावा जो कस्टम्स का काम है और क्या डीजीपीएम का जो काम है, वो सभी का सेम काम होता है या सभी का अलग अलग काम होता है? नहीं दिव्यांश जी, सारे काम अलग अलग हैं। यदि सबका काम एक ही होता तो डिपार्टमेंट को डिवाइडेशन की आवश्यकता ही क्या थी।
आप इतना समझ लीजिए कि सबके काम अलग अलग हैं। जीएसटी का काम गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आता है। कस्टम्स का काम जो है कस्टम्स टैरिफ जितने भी चलते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट के थ्रू चलते हो चाहे वो पोर्ट के थ्रू चलते हो, उन सब का काम देखना कस्टम्स का काम है। और डीजीपीएम यानी कि ये डायरेक्टरेट है। इन डायरेक्टरेट्स का अलग काम है, जैसे कि डीआरआई है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। तो रेवेन्यू इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई जितनी भी सूचनाएं आती हैं उन पर जो है डीआरआई काम करता है। डीजीजीएसटीआई, डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस, ये सारी की सारी ये जो है इंटेलिजेंस ब्रांच है। इनका काम होता है कि इनपुट आया है और उस इनपुट पर इनको जा करके ये समझ लीजिए सर्च करनी है, सर्वे करनी है, रेड करनी है, वो सारा का सारा काम इनका रहता है। तो तीनों का काम अलग अलग है। जीएसटी का काम ये है कि जो रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने जीएसटी नंबर ले रखा है उन सबका जो है टैक्सेशन करना, कि इन्होंने जो हमको जीएसटीआर 3A और 3B जो फाइल किया है उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी जानकारी अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर दी होगी किसी ने भी, जितनी की तरुण सर ने हम सभी को दी। इसके अलावा मेरा आपसे एक क्वेश्चन और रहेगा कि इसमें जो वर्किंग आवर है, मतलब कि ड्यूटी कितने टाइम की रहती है? दिव्यांश जी, आप ये समझ लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को छोड़ करके ऑफिशियल वर्क जितना भी है वो 9:30 to 6 PM है। हो सकता है कभी आपको कोई काम विशेष आ जाए, आपके ऑफिसर आपको बोल दें, तो शायद हो सकता है मंथ में एक आध बार आपको जो है एक आध घंटे या 2 घंटे ज़्यादा देने पड़े। अदरवाइज स्ट्रिक्ट टाइमिंग 9:30 to 6 PM है। अच्छा, और सैटरडे संडे ऑफ रहता है? यस, सारे सैटरडे और सारे संडे जो है आपके ऑफ रहते हैं, जिनमें आपको बिल्कुल भी ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रूल भी है कि यदि आप लीव के दिन ऑफिस जाते हैं तो आपको आपके सुपीरियर ऑफिसर से जो है वर्बल या राइटिंग में परमिशन लेनी होगी, तभी आप ऑफिस जा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी आपकी इस जानकारी के लिए। और इसके अलावा मैं आपसे कुछ आपके व्यक्तिगत क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा कि जब आप स्टूडेंट थे जी, उस टाइम पर आपने किस प्रकार से तैयारी की, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उन्हें कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? दिव्यांशी, देखिए, जब मैंने जो है स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दिया था, बेसिकली जिस एग्ज़ाम से मैं रिक्रूट हुआ हूँ, अदर एग्ज़ाम के कंपैरिजन में मैं उस एग्ज़ाम के बारे में आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम की जो मेन लीड है वो है आपकी इंग्लिश। आप इंग्लिश पर फोकस करिए, क्योंकि देखिए एसएससी जीएस के मामले में क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा ये प्रेडिक्शन करना मुझे लगता है कि शायद हिंदुस्तान में किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि यदि पूछेगा तो हो सकता है लगभग क्वेश्चन सभी से बन जाए, या फिर पूछेगा तो ऐसा पूछेगा जो किसी से ही नहीं बनेंगे। तो मेन फोकस आपका 2 ही सब्जेक्ट पर होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, वो है आपका रीजनिंग और जो है आपका इंग्लिश। जो 2 आपके सबसे स्कोरिंग जो है सब्जेक्ट रहेंगे। यदि आप इंग्लिश बहुत अच्छे से प्रिपेयर अपनी कर लेंगे और आपका रीजनिंग पर आपका कमांड सही होगा तो जीएस मिला करके ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि आप 150 से ऊपर जो है क्रॉस कर जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप ये समझ लीजिए कि आपसे जो है किसी भी स्तर पर जो है स्टेनोग्राफर के, मतलब जिस टाइम 2015 मैंने बैच दिया था उस टाइम जनरल का कट ऑफ जो है 115 नंबर गया था, जो कि आज की स्थिति में बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आप सोचें कि फेसबुक और व्हाट्सएप चला करके किसी का एग्ज़ाम निकल जाए तो मेरे हिसाब से ये असंभव काम है। इसके अलावा जो बुक्स आपने कभी पढ़ी हो, आपने जिसको प्रेफर किया हो, ठीक है, जैसे कि आपने मेरा चैनल देखा होगा, मैं इसमें जनरली सजेस्ट करता हूँ किरण पब्लिकेशन और एमबी पब्लिकेशन, क्योंकि मैंने भी वो खुद ही की है और उसी से मुझे जहाँ तक लगता है कि देखिए रिपीट की बात नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। जी बिल्कुल दिव्यांश जी, आप मान के चलिए कि जो एमबी बुक्स की आप बात कर रहे हैं वही बुक्स से मैंने भी अपनी तैयारी की थी और मेरा इंग्लिश का स्कोरिंग जो है 100 में से जो है 84 रहा था और उसी के दम पर शायद मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। इसके अलावा इंग्लिश के लिए जो है आप ऑनलाइन दिव्यांशी का चैनल बिल्कुल देख सकते हैं। दिव्यांशी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसके अलावा आप जो है एमबी बुक्स के अलावा किरण पब्लिकेशन, और चाहें तो यदि आपको और पढ़ना हो सजेशन तो प्लिंथ टू पैरामाउंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वोकेब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपका वोकेब अगर आपका सही है तो आप इतना मान के चलिए कि जो पैराग्राफ या फिल इन द ब्लैंक्स के पैसेज आते हैं वो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करते होंगे वोकेब के अभाव में। इसलिए मेरा आपको सबसे ज़्यादा सजेशन ये है कि जितना कमांड आपका ग्रामर पर होना चाहिए सेम उतना ही कमांड आपका वोकेब पर ही होना चाहिए। अदरवाइज़ आप ग्रामर का पोर्शन तो पूरा कंप्लीट कर लेंगे लेकिन वोकेब के अभाव में आपके ये जो पैराग्राफ और फिल इन द ब्लैंक्स के पैसेज हैं ये सारे के सारे आपके छूट जाएंगे या फिर या गलत हो जाएंगे।
तरुण जी, जैसे मुझे याद है कि आपका पहले एमपी पुलिस में आप वर्किंग थे, उसके बाद आपने एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दिया था, तो आपका क्या शेड्यूल था? क्योंकि इसमें से काफ़ी जो हमारे विद्यार्थी हैं वो वर्क भी करते हैं, प्राइवेट वर्क करते हैं अर्निंग्स के लिए, उसके साथ में वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि पुलिस का बहुत ज़्यादा काम रहता है, उसके साथ में आपने जिस प्रकार से अपना डिवाइडेशन किया होगा पढ़ाई के लिए, वो उस पर थोड़ा सा आप बताइए जिससे कि सभी को हेल्प मिले। जी दिव्यांश जी, देखिए जो लोग भी जॉब करते हैं उनके लिए अदर एग्ज़ाम की तैयारी करना मैं मानता हूँ कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। ऐसा नहीं, ये आसान काम नहीं है, काफ़ी मुश्किल काम है कि आप जॉब करें और उसके बाद अपना टाइम मैनेजमेंट करके जो है एग्ज़ाम दें और उस एग्ज़ाम को क्रैक करें। लेकिन इतना मान करके चलिए कि जॉब वाले भी एग्ज़ाम क्रैक करते हैं और उसके लिए उनका सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डिटर्मिनेशन। आप कितने डिटरमाइन हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, ये डिपेंड करेगा कि आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे या नहीं। हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो ये इतना मान के चलिए कि आपको मॉर्निंग और इवनिंग अपने जॉब से आने के बाद जो है आपको टाइम मैनेज करना ही होगा। आप दोनों टाइम आप जो है करिए पढ़ाई, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। हाँ, अगर आप ये सोचें कि मैं जॉब के साथ खाना बनाऊँगा, अपने घर में झाड़ू लगाऊँगा, उसके बाद मैं पढ़ूँगा और मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो माफ़ करना दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद ये बहुत ही टाइम कंज्यूम करने वाली चीज़ें हैं और इनके साथ आपकी एनर्जी भी बॉडी की जो है लॉस होती है। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब पर जाने के बाद, पूरा ऑफिस टाइम देने के बाद, खाना बनाने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी में इतनी ताकत बचती होगी कि वो 2 या 3 घंटे से ज़्यादा पढ़ पाए। और आज हिंदुस्तान में बेरोज़गारी का जो स्तर है, उसमें आप सोचें कि मैं 3 घंटे में पढ़ करके दिव्यांश जी किसी भी तरह एग्ज़ाम निकाल लूँ, शायद ये मुझे लगता है कि शेख चिल्ली के सपने देखने जैसा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है सीबीआईसी डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, जिसमें मुझे भी काफ़ी हेल्प मिली है, क्योंकि मैं भी सीबीआईसी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुआ हूँ। और यदि आप में से किसी भी व्यक्ति को तरुण जी से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो इनकी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके फॉलो कर सकते हैं और इनसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जब भी उन पर टाइम मिलेगा। सर बिल्कुल से आपको इसके बारे में जवाब देंगे, आपके क्वेश्चंस के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी। नमस्कार तरुण जी।